मैं 2 महीने घर से बाहर रह के ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मैं घर से बाहर ही रही, वहीं पे रह के मैंने प्रिपेयर किया। उस टाइम पे मेरे मन में होता था कि अगर नहीं हुआ तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन, मैं हमेशा जब भी मेरे को डाउन फील होता था तो मैं अपने पापा से बात करती थी। मेरे पापा ने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया है। और जब मैं एक बार कंफ्यूज हो गई थी कि पापा मैं एमएससी ज्वाइन कर लूं क्या बैकअप के लिए, तब मेरे पापा ने मेरे को समझाया कि नहीं, एक ही टारगेट रख, ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया है। और ही इज इन आर्मी। और हमेशा से उन्होंने बोला है कि तुमने 4 साल मेहनत करी है, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। और मैं बोलती अगर पापा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं हुआ तो कोई नहीं, मेरा शेर है तू। मतलब उन्होंने इतना अच्छे से मोटिवेट किया है मुझे। फिर मेरे को मेरे सीनियर्स ने बताया कि अगर आपको नोट सेट क्लियर करना है तो आपको टेस्ट पेपर जरूर सोल्व करने पड़ेंगे, ताकि आपको जो रियल में जो नोट सेट का एग्जाम होता है वो फीलिंग आए। तो उसके बाद मेरे को सीनियर्स ने इंट्रोड्यूस कराया टीएनसी के बारे में। टीएनसी है उसका मेरे जो रैंक आई है उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोई भी टॉपिक है, मैंने उसको डिटेल में तो पढ़ लिया, मुझे नहीं पता इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो जो क्वालिटी थी क्वेश्चंस की टीएनसी पे, वो बहुत क्वालिटी रिच कंटेंट मिला मुझे टीएनसी पे, बहुत अच्छा था। एक लेवल था सभी क्वेश्चंस का। और जो सिनेरियो बेस्ड भी थे क्वेश्चंस, जैसे मेंस के टाइम पे थे, मेरे को क्वेश्चंस थे जो सिनेरियो बेस्ड बहुत अच्छे थे। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, वन लाइनर्स भी थे। मतलब ये पूरा पैकेज था जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड थी, इमेज बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, वन लाइनर्स, पीवाईक्यू भी इसमें इंक्लूडेड थे। बच्चे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अब आप ये भी बुक सोल्व कर रहे हो, ये कर लो। अगर आप टीएनसी कर रहे हो तो आप वो सारी चीजें भी एक साथ सोल्व करने लग रहे हो, पीवाईक्यू भी, एनक्लेक्स भी, टारगेट हाई भी, इमेज बेस्ड भी, सिनेरियो बेस्ड भी। सब सब कंटेंट टीएनसी में था सर। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ भोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं बहुत जबरदस्त रैंकर, जिन्होंने पहली बार में जस्ट पास आउट करने के बाद एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और एक टॉप रैंक को हासिल किया है। आज इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने वाले हैं, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार, पहली ही बार में कैसे रैंक को अचीव किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रिंसी जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मुझे टीएनसी की सीरीज में भी जुड़ के, आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा जर्नी भी अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बात है और आज आपके चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है कि 69 रैंक लेके आना। मैं तो ये मानता हूं कि अंडर 100 के अंदर जो बच्चा आता है वो टॉपर ही होता है, बस ज्यादा अंतर नहीं होता, एक नंबर का भी अंतर नहीं रहा होगा, पॉइंटों का अंतर रहता है। तो सबसे बड़ी बात है, आप नॉट सेट के टॉप रैंकर्स हैं और बहुत बच्चे आज आपसे सीखने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू में हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछेंगे कि किस प्रकार से ये संघर्ष तो नहीं बोलूंगा कि पहली बार में इतना आसानी से, संघर्ष तो नहीं बोल सकते, आसानी से सिलेक्शन कैसे हो गया, इसके बारे में जानेंगे। इसके पीछे की क्या कहानी है सारे बच्चों तक हम शेयर करेंगे। तो इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रिंसी है। और मैंने अपनी 12th 2019 में पास आउट करी है। उसके बाद मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया नीट के लिए। फिर उसके बाद मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 208 आई थी। जिसके बाद मुझे एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स ऋषिकेश से ही पास आउट करी है। मैंने 2021 से लेके 2025 के बैच की हूँ मैं अभी। 31 जुलाई 2025 में ही मैंने अपनी पास आउट करी है ग्रेजुएशन। बहुत बहुत बधाइयां आपके इंस्टीट्यूट को भी। एम्स ऋषिकेश एक होनहार बच्चों को निकालते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई के साथ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, प्राइम इंस्टीट्यूट में आपने मेहनत की और उनके साथ आपने इस रैंक को हासिल किया है। सबसे बड़ी बात अब हम जानना चाहते हैं, लेटेस्ट पास आउट है, 2025 में अभी पास आउट हुए हैं और ये आपका पहला नोट सेट है। पहले ही नोट सेट में इतनी अच्छी रैंक को हासिल करना, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी? कब से आपके माइंड में आया कि यार मुझे तो नोट सेट निकालना है, पहली ही बार में निकालना है? ये इंटरव्यू उन बच्चों के लिए फायदेमंद होना है जो आपके जूनियर्स हैं, सारे एम्स के जो बच्चे इस समय आपको देख रहे हैं और जितने भी नर्सिंग, जो इस समय नर्सिंग में यूजी के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में है,
तो उनके लिए बहुत जबरदस्त इंटरव्यू होने वाला है। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपके माइंड में नौशेड के बारे में ख्याल कहाँ से आया? सर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, जब मैं एम्स ऋषिकेश पहुंची, तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा, वो काफी नोटसेट के बारे में उन्होंने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि इसके बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। आपने इतने अच्छे प्राइम इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन करी है, इसके बाद आप कोई अच्छा ही अपना लाइफ जो करियर है उसमें आप करेंगे। उन्होंने मुझे नोटसेट के बारे में बताया। तभी से ही मैंने जो अपनी 4 साल की जर्नी है ग्रेजुएशन की, फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा। मैंने अपनी जो थ्योरी है, अपनी 4 साल की जर्नी की जो थ्योरी है, वो उस टाइम पे साथ के साथ कंप्लीट करी। मेरा ये एजेंडा था कि जैसे मेरे पास एक पीडिया है, पीडिया एक सब्जेक्ट है, मैं उसको 1 साल में लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाऊंगी जितना मैंने 1 साल में थर्ड ईयर में पढ़ा। सेम मैंने एमएसएन को मैं 1 साल का टाइम दे सकती हूँ अभी फोर्थ, जब मेरी 4 साल की जर्नी है, मैं लाइफ में फिर कभी 1 साल एमएसएन नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा। साथ में सर एम्स में क्या होता है, हमारा 1 महीने के बाद से क्लिनिकल्स शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जो हमारी बुक्स में थ्योरीज में मैंने पढ़ा, उसको मैंने क्लिनिकल से कोरिलेट किया। जैसे कोई भी कंडीशन है, स्ट्रोक की कंडीशन है, स्ट्रोक के बारे में मैंने थ्योरी में पढ़ा, उसके बाद मैंने पेशेंट में देखा कि उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आए, हमने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, टीपी हमने कितने टाइम के अंदर दिया, क्या क्या उसके ड्रग्स दिए, क्या क्या हम थेरेपी देते हैं। मतलब अगर हम थ्योरी और क्लिनिकल को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। और साथ के साथ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इजी है सर, बहुत इजीली हो जाता है। बहुत जबरदस्त तो बस बात एक बताइए। थोड़े से पुश की जरूरत है उसके बाद। बहुत अच्छी बात है। ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है जो बच्चा इस समय नर्सिंग में रनिंग है। उन बच्चों के लिए प्रिंसी का इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है। आज आपके इंटरव्यू से वो बच्चे सीखेंगे कि यार हम कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमें आज जिस बच्चे ने अभी तक शुरुआत नहीं की होगी, वो बच्चा इस इंटरव्यू को देख के 101% शुरुआत करने वाला है कि अगर प्रिंसी कर सकती है तो हम 101% कर सकते हैं। और आज वो बच्चा जरूर जरूर मोटिवेट होगा। जब आपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक लगातार पढ़ाई की और सीनियर के गाइडेंस के बेस पे आपने सोचा कि हाँ यार पढ़ना तो चाहिए और नोट सेट पहली ही बार में क्लियर करना है, तो उसके बाद कहां से आपके मन में विचार आया कि मुझे टीएनसी के साथ जुड़ना चाहिए? और टीएनसी के बारे में आपको किसने बताया और कब आप इसके साथ जुड़े थे? सर जैसे मैंने अभी बताया, मेरी थ्योरीज तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट तो मैंने बिल्ड कर लिए थे 4 साल में। मतलब मेरा ये मोटिव था कि पढ़ना है, मुझे हर रोज पढ़ना है, चाहे मैं आधे घंटे के लिए पढूं, वो एक हैबिट हैबिट में लाना है कि मैं पूरा दिन कुछ नहीं करूं, चाहे मैं आधे घंटे के लिए बुक्स पढूं। मैंने ऐसे ऐसे करके अपना थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया। फिर मेरे को मेरे सीनियर्स ने बताया कि अगर आपको नोट सेट क्लियर करना है तो आपको टेस्ट टेस्ट पेपर जरूर सोल्व करने पड़ेंगे, ताकि आपको जो रियल में जो नोट सेट का एग्जाम होता है वो फीलिंग आए। तो उसके बाद मेरे को सीनियर्स ने इंट्रोड्यूस कराया टीएनसी के बारे में। तो मैंने 6 मंथ का टीएनसी का सीरीज लिया था। और जब मैंने टीएनसी का सीरीज लिया था, मैंने सबसे पहले एम्स एमएससी नर्सिंग का भी एग्जाम दिया था। सर मैं आपको बताना चाहूंगी, उसमें भी मेरी 163 रैंक आई थी, ऑल इंडिया रैंक। और मेरे को एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था। उसके बाद मैंने एम्स एमएससी नर्सिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा गोल बस नोट सेट ही था। तो उसके बाद मैंने फिर से टीएनसी की मैंने क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट सीरीज है, मैंने रेगुलरली सॉल्व करी। और मेरी जो रैंक है स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे ऐसे मेरी प्री में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने मेंस में सिलेक्शन हुआ मेरा। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत डिटेल से आपने बताया। मैं इस इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। अब मैं पूछूंगा कि जब आपने पहले बोला कि मेरी रैंक अच्छी नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस समय भले ही वो कितना थ्योरी पढ़ के आए, कितना भी अच्छा कंसेप्ट बिल्ड करके आए, जब वो टीएनसी के अंदर आते हैं तो टीएनसी की टीम उस लेवल तक जाती है जो नॉर्सेट लेवल जाता है, उस लेवल तक पहुंचती है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आती है जहां पे बच्चों को लगता है कि यार ये क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वहां पे आप मुझे ये बताएं कि जब आपने टीएनसी को फेस किया तो कैसे लगा कि भाई यार मेरी पहली रैंक कहाँ पे पीछे जा रही है, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा? सबसे पहले जब मैंने टीएनसी का टेस्ट सीरीज जो टेस्ट दिया था, उस टाइम पे मेरी अप्रोक्स 25,000 रैंक आई थी मेरी। और उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा था कि हाँ मेरी थ्योरीज तो मेरी स्ट्रॉन्ग है, पर अभी मुझे ये नहीं पता है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे घुमा के पूछे जाएंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे। फिर मैंने इसको जो मेरा भी गलतियां रही,
उनको मैंने सुधारने के लिए मैंने एक अपना अलग से एक नोटबुक बनाई हुई थी, जिसमें मेरे को जैसे कि मैं पहले मैंने टेस्ट दिया, हर रोज मैं टेस्ट देती थी। उसके बाद उसको एनालाइज, सबसे मेन पॉइंट है सर एनालाइज करना। मैंने एनालाइज किया कि मेरे नेगेटिव कहाँ हो रहे हैं और नेगेटिव मैं क्या सोच के कर रही हूँ। और उसके अलावा सर नेगेटिव तो मैंने किया कि एनालाइज किया मेरे नेगेटिव क्यों हुए हैं। उसके बाद मैंने करेक्ट आंसर्स को देखा कि ये जो करेक्ट आंसर्स जो सही हुए हैं वो मैंने तुक्का तो नहीं मारा है, या मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सच में ही बिल्ड था। तो मैंने ऐसे करके पेपर को एनालाइज किया, मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई, और जिसमें मेरे को जो नए कॉन्सेप्ट थे या जो नए पॉइंट्स थे मुझे नहीं पता था, वो सब मैंने पॉइंट्स लिखे लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए। ऐसे करते करते मेरी रैंक भी इम्प्रूव हुई। और उसके बाद प्री में मेरे 99.7 परसेंटाइल आए, और मेंस के टाइम पे जैसे 12 दिन का गैप था अप्रोक्स, तो उस टाइम पे मैंने मिनिमम 10 टेस्ट पेपर सोल्व किए थे सर टीएनसी के। उस टाइम पे भी मेरी अंडर 1000 रैंक आती थी मेंस के टाइम पे भी। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ, मुझे पता चला कि मेरी जो प्रिपरेशन है मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। और मैं एनालाइज कर रही कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, जो मेरी थ्योरी स्ट्रोंग होना भी अच्छी बात है, पर साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो रियल एग्जाम है नोट सेट की उसकी फील आए। और प्लस में इमेज बेस्ड क्वेश्चन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में बहुत इस बार भी सर 4-5 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए कि रियल एक्सपीरियंस करना ज्यादा जरूरी है। बिना रियल एक्सपीरियंस के लाइफ अधूरी है। कितना भी पढ़ लो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। रिविजन्स और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। मैं हमेशा ये लाइन बोलता रहता हूं कि अलार्म फॉर्मूला जरूरी है। पहले आपने लर्निंग किया, आपने कंसेप्ट बिल्ड किए, उसके बाद आपको रिविजन्स और प्रैक्टिस का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपने लर्निंग किया है, आपने कंसेप्ट बिल्ड किया है। अब मैं जानना चाहता हूं, पहली बार एग्जाम है, पहली पहली बार इस नोट सेट को फेस करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर रहता है। हर बच्चा एंजाइटी के माहौल में रहता है। तो आपकी लाइफ में जो एंजाइटी बार बार सर चढ़ के बोलती है, हर एग्जाम से पहले बच्चा डर जाता है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस समय अपने आप को कैसे कॉप अप किया, और क्या आपको भी डर लग रहा था? सर जो ये डर वाली बात है मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे 4 साल मैंने एम्स ऋषिकेश से अपनी ग्रेजुएशन करी है। तो उस टाइम पे हमें इतने सारे प्री प्रोफ्स, मिड टर्म्स, प्रोफ्स, इन सब से हमारा इतना एक्सपोजर हुआ, वाइवा हुआ, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हुआ, ओस्की हुआ, इन सब से हमें इतना एक्सपोजर मिला। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत डर लगता था, फिर धीरे धीरे ये सब ओवरकम होता गया। हाँ लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसका जो डर है, एंजाइटी, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, ये अलग है, वो अलग था, ये अलग है। तो जैसे मेरा 31 जुलाई को कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैं घर नहीं आई थी। मैं 2 महीने घर से बाहर रह के ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, मैं घर से बाहर ही रही, वहीं पे रह के मैंने प्रिपेयर किया। उस टाइम पे मेरे मन में होता था कि अगर नहीं हुआ तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन, मैं हमेशा जब भी मेरे को डाउन फील होता था तो मैं अपने पापा से बात करती थी। मेरे पापा ने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया है। और जब मैं एक बार कंफ्यूज हो गई थी कि पापा मैं एमएससी ज्वाइन कर लूं क्या बैकअप के लिए, तब मेरे पापा ने मेरे को समझाया कि नहीं, एक ही टारगेट रख, ऐसे कंफ्यूज मत होना। तो मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया है। और ही इज इन आर्मी, और हमेशा से उन्होंने बोला है कि तुमने 4 साल मेहनत करी है, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। और मैं बोलती अगर पापा नहीं हुआ तो, उन्होंने बोला नहीं हुआ तो कोई नहीं, मेरा शेर है तू। मतलब उन्होंने इतना अच्छे से मोटिवेट किया है मुझे। और कभी मेरे को उन्होंने डाउन फील नहीं होने दिया। फिर उसके बाद प्री में जब मैं देने गई तो उस टाइम पे सुबह भी पापा से बात करी शांत मन से, बिना कुछ सोचे समझे कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं। बस मैं मेरा ये था कि मेरे को अपने 100% देना है। मैंने रिजल्ट की उस टाइम पे मेरे को ये नहीं था कि अब होगा नहीं होगा, उस टाइम पे मैंने सोचा बस मैं यहाँ आई हूँ पेपर देने, मैं अपना 100% दे के जाऊंगी बस। बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने बताया कि जब भी मुझे एंजाइटी हुई है तो मैं मेरे पापा से बात कर लेती, और पापा आर्मी में है। मैं दिल से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीएनसी नर्सिंग क्लासेस की तरफ से मैं दिल से आपको सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपके जैसे पिताजी हर बच्चे को मिले, आपके जैसे पेरेंट्स हर बच्चे को मिले। जिससे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस सक्सेस के अंदर मैं बोलना चाहूंगा, मैं दिल से यहां से रेस्पेक्ट भेज रहा हूं कि वो यहां से जब इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा प्रणाम जरूर जरूर स्वीकार कीजिएगा कि आपके जैसे फादर हर बच्चे को मिलना चाहिए। क्योंकि एक फादर का बहुत बड़ा रोल होता है, एक फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस के अंदर, कि बेटा डरना नहीं है।
डरना नहीं है, और जो भी रिजल्ट होगा हमें मंजूर होगा, आप अपनी मेहनत करते जाओ। यही सपोर्ट इस बच्चे को टॉप रैंक तक लेके आता है, और इस टॉप रैंक में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे थे, तो एक्सपीरियंस आपका रहा है कि एग्जाम हॉल में जब आप पेपर दे रहे, प्री का दे रहे थे, मेंस का दे रहे थे, तो और टीएनसी का पेपर जब आप घर बैठ के दे रहे थे, तो दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज लगी थी आप? सर जो क्वेश्चंस है लेकिन देखो, जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठ के देते हैं वो एक अलग से उस टाइम पे एंजाइटी होती है, लेकिन जो हम घर पे बैठ के देते हैं वो दोनों हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलग स्ट्रेस है। लेकिन जैसे हम क्वेश्चंस देते हैं, मैं ये सोच के गई थी कि जैसे टीएनसी का मैंने मॉक टेस्ट दिया है, मैं एक ऐसे मॉक टेस्ट समझ के मैं दे के आऊंगी, और ऐसा ही हुआ, मैंने एक मॉक टेस्ट समझ के दिया। हाँ ठीक है, बस एक वो एग्जाम हॉल का स्ट्रेस होता है, हाँ आसपास इतने सारे बच्चे बैठे हैं, वो स्ट्रेस अलग होता है। लेकिन मैंने ये सोचा था हाँ ये टीएनसी का मॉक टेस्ट है, बस हम मेरे को ऐसे ही करना है, और वैसा ही फील आया था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके बच्चों को परोस दिए जाते हैं, बस मार्केटिंग के बेस पे लोग कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन टीएनसी हमेशा एक ध्यान रखती है कि एम्स किस लेवल तक जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जी ऐसे तो जी हजारों टेस्ट सीरीज मिल जाती है मार्केट में, आपके सीनियर ने दूसरी तो नहीं प्रीफर की थी, क्योंकि उनको पता है कि टीएनसी उस लेवल तक जाती है, सेम नो सेट का पैटर्न वहां पे मिलता है, और वो पैटर्न जब बच्चे को एग्जाम में देखने को मिलता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कोई आसानी से सिलेक्शन हो जाता है और टॉप रैंकर सामने आ जाता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि प्रीलिम्स में आपका क्या स्कोर रहा, मेंस में आपका क्या स्कोर रहा? सर, प्रीलिम्स में मेरा 99.7 परसेंटाइल आए थे, और उसके बाद मेंस में मेरी 69 रैंक आई थी। ओके, मुझे कितने क्वेश्चंस राइट और कितने क्वेश्चंस गलत हैं वो जरूर जरूर बच्चों के साथ शेयर करें। सर प्री में मैंने 85 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे 71 करेक्ट थे। और मेंस में सर मैंने 147 के अप्रोक्स अटेम्प्ट करे थे, और मेरे 27 गलत थे सर। मैं ओवरऑल स्कोर मेरा इस वन क्वेश्चन वन से वन मेरा मेन मोटो यही है कि मैं सारे बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं उन सारे बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेंस के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चंस अगर आपके गलत भी हो रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा, क्योंकि हर एक बच्चे के जितने भी मैंने आज तक के इंटरव्यू का मेरा सेशंस रहा है, कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन तो उनके गलत होते ही होते हैं। तो दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मुझे कहां तक पहुंचना है, और सारे बच्चों को इस इंटरव्यू से पता लगेगा कि टॉप रैंकर्स कहां तक जाता है। जैसे टीएनसी टॉप 30 के बच्चों को हमेशा एक्सपोज करती है कि भाई इन बच्चों ने क्या किया, तो वो बच्चा अपने आप को कंपैरिजन कर पाता है। वैसे के वैसे आज आपके साथ भी बच्चे कंपेरिज कर पाए और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रैंक लेके आए। मैं जानना चाहता हूं कि जो 2 महीने का शेड्यूल जो आपने जस्ट पास आउट किया, उसके बाद आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो 2 महीने के शेड्यूल में बच्चे जानना चाहते हैं कि कितने घंटे टॉपर्स पढ़ता था? सर जो अभी 2 घंटे थे उसमें मैंने, सर मेरा एक ये था कि जब मन करता है तब मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, लेकिन जब अब ऐसे हो गया कि अभी बोर हो गया है, अब बोर नहीं हो रहा है, तब मैं बुक बंद कर देती हूँ। मैं नहीं कर पाती ऐसे कि हाँ बस अब मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ रादर देन क्वांटिटी, कि मैं जितने घंटे पढूं मैं उतना अच्छे से पढूं, ना कि मैं ऐसे कि मैं पूरा दिन बुक्स खोल के बैठे रहूं। और मैं जैसे सुबह 8 बजे के आसपास मैं ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी चली जाती थी, फिर दोपहर को लंच, फिर बीच में ब्रेक भी लेती थी थोड़ा बहुत, और फिर रात को भी डिनर करके 8 बजे वापस। उसके बाद मैं प्रॉपर 7-8 घंटे में सोती थी सर, क्योंकि मैं नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ, मैं पूरे 7-8 घंटे सोती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि 7-8 घंटे नींद प्रॉपर होगी, और उसके अलावा जो मेरा शेड्यूल होता था वो कंटिन्यूअसली रहता था, जब मन करता था हाँ तब पढ़ाई जरूर चलती थी। कोई ओवर्स की कैलकुलेटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, लगातार जब मन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि क्वालिटी में भरोसा करते थे, और यही भरोसा टीएनसी का है। कि ऐसे तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बस क्वांटिटी लेके आ जाते हैं, लगातार ऐसे ही चीजें करते हैं, लेकिन टीएनसी क्वालिटी पे डिपेंड रहती है, पूरी क्वालिटी मेंटेन करती है और क्वालिटी के साथ कंटिन्यूसली चलती रहती है। कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो यहां तक लाने में मदद की है? सर मैंने जो पीआर यादव करी थी पहले तो एमएससी के टाइम पे, वो भी सर मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, मैं सच बताऊं तो वो मेरी नहीं हो पाई थी। और उसके बाद अभी जब मेरे पास 2 महीने का टाइम था 31 जुलाई के बाद, उस टाइम पे मेरे माइंड में यह था कि या तो मैं टारगेट हाई कर लूं या मैं पीआर यादव कर लूं, एक ही बुक मैं अच्छे से कर सकती हूँ।
तो उस टाइम पे सर मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए, सबसे पहले जो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे वो। और प्लस में मैंने हर रोज टारगेट हाई से उसकी थ्योरी पढ़ी, उसकी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करे, और प्लस में हर रोज मैं एक टीएनसी का टेस्ट देती थी और उसको एनालाइज करना। वो टेस्ट तो हर कोई दे देगा सर, अप्रोक्स वो 90 मिनट्स का होता था, तो सब 60 मिनट्स में अप्रोक्स कर देते थे उसको ना। तो 60 मिनट तो हर कोई टेस्ट दे देगा, लेकिन प्लस में उसको एनालाइज करने में 1-1.5 घंटा जो लगता था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर। मेरा हर रोज का यही शेड्यूल था, मैं टारगेट हाई पढ़ती थी और उसके क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, अपने नोट्स पढ़ती थी, और टीएनसी का एक टेस्ट मैं हर रोज पक्का लगाती थी। उसके बाद बहुत जब बहुत मैं जब जब मेरा प्री और मेंस के बीच में टाइम बचा, उस टाइम पे मैंने एनक्लेक्स के जो एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो किए, अपेंडिक्स थे वो किए, और जो प्लस में उसमें क्लिनिकल रिव्यू करके एक बॉक्स होता है जो क्लिनिकल केस सिनेरियो बताता है, वो किया मैंने। और साथ में आपने टीएनसी के जो बता रहे हैं कि पर डे एक टेस्ट हाँ, दिया था के लिए। पर डे मेंस का मैंने हर रोज, क्योंकि सर ऐसा हो गया था ना कि 6 महीने तक मैंने प्री के लिए तो प्रिपेयर कर लिया, हर रोज मैं देती थी 100 मार्क्स का। लेकिन जो 160 वाला जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में देने लगी सर, मैं बोर हो जाती थी, मैं सच बता रही हूँ। 3 घंटे का पेपर मेरे से नहीं होता था, मुझे बीच में नींद आने लग जाती थी। 1-2 बार तो ऐसे हुआ है मैंने नींद नींद में पेपर किया है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, करना है करना है। फिर 2-3 दिन लगे मुझे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने धीरे 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 हफ्ता 10 दिन मेरा अच्छे से फिर मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। बहुत ही बड़ी बात। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं जानना चाहता हूँ टॉपर्स से, सारे बच्चे भी इस बात का वो जानना चाहते हैं कि प्रिंस की इतनी बड़ी रैंक आई है, इसमें टीएनसी का कितना बड़ा योगदान है। सर मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जो टीएनसी है उसका मेरे जो रैंक आई है उसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी थ्योरीज तो मैंने उस टाइम पे अपने साथ ही साथ कंप्लीट कर ली थी, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, मैंने उसको डिटेल में तो पढ़ लिया, मुझे नहीं पता इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को टीएनसी, मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसमें जो क्वालिटी थी क्वेश्चंस की, वो क्वांटिटी, मैंने बताया आपको कि आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। तो जो क्वालिटी थी क्वेश्चंस की टीएनसी पे, वो बहुत क्वालिटी रिच कंटेंट मिला मुझे टीएनसी पे, बहुत अच्छा था। एक लेवल था सर उन क्वेश्चंस का। और जो सिनेरियो बेस्ड भी थे क्वेश्चंस, जैसे मेंस के टाइम पे थे, मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को क्वेश्चंस थे जो सिनेरियो बेस्ड बहुत अच्छे थे, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, वन लाइनर्स भी थे। मतलब ये पूरा पैकेज था जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड थी, इमेज बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, वन लाइनर्स। इवन पीवाई क्यू भी मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे, सॉल्व किए थे जब मैंने, तो पीवाई क्यू भी इसमें इंक्लूडेड थे। तो बच्चों को ऐसा नहीं कि अलग अलग सोर्सेज की तरफ भागना पड़ रहा है कि पीवाई क्यू यहाँ से कर लूँ, ये मैं यहाँ से कर लूँ। टीएनसी में सारी चीजें इंक्लूडेड थी। जैसे मैंने टारगेट हाई से भी क्वेश्चंस किए, तो उसमें एंटीलेक्स से भी किए, तो वो सब उसमें इंक्लूडेड था। बच्चे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अब आप ये भी बुक सोल्व कर रहे हो, ये कर लो। अगर आप टीएनसी कर रहे हो तो आप वो सारी चीजें भी एक साथ सोल्व करने लग रहे हो, पीवाईक्यू भी, एनक्लेक्स भी, टारगेट हाई भी, इमेज बेस्ड भी, सिनेरियो बेस्ड भी, सब सब कंटेंट टीएनसी में था सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीएनसी को सराहा और टीएनसी का आपकी रैंक में बहुत बड़ा योगदान है, आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगा और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और आपको फॉलो करेंगे, आने वाले समय में वो सारे बच्चे चाहेंगे कि यार प्रिंसी की तरह हमारी भी एक अच्छी रैंक आ जाए, तो उनके लिए आप क्या रामबाण देना चाहेंगे। सर मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, बी कॉन्फिडेंट। मैं जब प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पे मैंने अपने दादाजी से बात करी थी, और उन्होंने मेरे को ऐसे एग्जाम्पल बताया था एक, तो ऐसे ही कुछ हो रहा था, तो कुछ था, कुछ उन्होंने बताया था, मेरे को एग्जाम्पल दिया आप था। बता उस सकती है, टाइम पे बता उन्होंने सकती बताया। एग्जाम्पल बता सर सकती है अगर तो। ऐसे ही था कुछ, लॉयर वगैरह से रिलेटेड था। तो हमारे लॉयर थे वो काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जो अपोजिट टीम के थे, अपोजिट थे, वो नॉलेजेबल तो थे बट उनके पास कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, हमारे जो लॉयर थे कॉन्फिडेंट थे, हम वो केस जीत गए। तब मेरे दादा ने बताया कि नॉलेज ही सब कुछ नहीं है, नॉलेज के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तो उस दिन मेरे दादा की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये शेयर करी है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। प्लस में मैंने अपने आसपास देखा कि है, जो बच्चे हैं ना उनको ऐसा डाउट होता है कि यार मुझे तो सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एम्स में जो पेपर बना रहा है उसको नहीं पता कि आपको क्या नहीं आता है।
आपको जितना आता है आप उस पे कॉन्फिडेंट रहो, मतलब जितना आपको आता है वो अच्छे से आता है, उस पे 100% रहो, कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है सर, नॉलेज। नॉलेज आप गेन कर लोगे, लेकिन जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। और दादाजी को भी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बच्चों को इस स्टोरी के माध्यम से टॉप रैंक लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसी, आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की और अपने एक्सपीरियंस को सारे बच्चों तक शेयर किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद हजारों बच्चों का फ्यूचर बनेगा, हजारों बच्चे टीएनसी के साथ जुड़ेंगे और आप ही की तरह आने वाले समय में बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने दादा दादी का नाम, नाना नानी का नाम, साथ ही साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का नाम, जहां से आपने 10th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, जितने भी गुरुजन यहां तक आपको लाने में सफल बनाने में हेल्प किए, उन सभी का नाम, और एम्स ऋषिकेश के सारे गुरुजन का नाम, जिस सीनियर ने आपको सजेस्ट किया है उस सीनियर का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।